हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटेडपुर। आज हम लोग 22 मई से रिलेटेड 22 मई की जो कुछ स्पेशल न्यूज़ हैं उनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा चाय की जो उत्पादन होता है वो चीन में होता है, पर सबसे ज़्यादा उपभोक्ता यानी चाय पीने वाले लोग इंडिया के हैं। तो इंडिया में चाय फेमस है, सभी को पता है। भारत की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मान्यता दी गई है। FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का इतिहास क्या था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर 2015 में चाय पर FAO अंतर सरकारी समूह IGG में भारत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया है। 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसको? 15 दिसंबर को। क्या है चाय? चाय होती क्या है? चाय कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। इस पौधे का, चाय के पौधे का साइंटिफिक नेम कैमेलिया सिनेंसिस है। चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी, लेकिन अभी तक इसके मूल स्थान के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी नहीं है। इसके बावजूद चाय का लंबे समय से सेवन किया जा रहा है। इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं कि चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय पी जाती थी। चाय का सेवन एंटीऑक्सीडेंट और वजन घटाने के प्रभावों के लिए स्वास्थ्य लाभ और कल्याणकारी माना जाता है। कई समुदायों में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। इसके बाद हम लोग आते हैं, सुरेश मुकुंद बने वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसको मिला? सुरेश मुकुंद को। एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जिसे डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, हर साल लॉस एंजलिस में टेलीविज़न, फिल्म विज्ञापनों, डिजिटल सामग्री और म्यूजिक वीडियो में प्रदर्शित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफरों द्वारा सबसे नवीन और मूल कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। ये भी 21 मई को मनाया जाता है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना तथा शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस का इतिहास यह रहा है कि वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो यूनेस्को है,
ने 2001 में अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। फिर दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अपने प्रस्ताव 57/249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से टेक अवे है कि यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ये भी 21 मई को मनाया जाता है। भारत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1984 से 1989 तक देश की सेवा की उन्होंने। 21 मई 1991 को एक मानव बम द्वारा श्री गांधी जी की हत्या कर दी गई। वह तमिलनाडु में एक अभियान में एक आतंकवादी द्वारा मारे गए, जिसके बाद VP सिंह सरकार के तहत केंद्र ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। फिर है, भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS तैयार किया है। दक्षिणी नौसेना कमान के भारतीय नौसेना के डाइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और डिज़ाइन तैयार की है, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। क्योंकि स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ डाइविंग सेट में मूल अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ORS मौजूद मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि एक मरीज द्वारा सांस ली गई ऑक्सीजन का केवल एक छोटा प्रतिशत वास्तव में फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जबकि बाकी को शरीर द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें क्या है क्वेश्चन कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वह हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया। NSG के पूर्व प्रमुख JK दत्त का निधन, जिन्होंने 26/11 काउंटर टेरर ऑप्स का किया था नेतृत्व। उन्होंने नेतृत्व किया था JK दत्त जी ने, उनका निधन हो गया। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान बल का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के पूर्व महानिदेशक JK दत्त का कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। JK दत्त ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान आतंकवाद विरोधी और बचाव प्रयासों का देखरेख की थी। NSG ने पश्चिम बंगाल कैडर के 1971 बैच के IPS अधिकारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने अगस्त 2006 से फरवरी 2009 तक बल की सेवा की। उन्होंने CBI और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया। इसके बाद नेक्स्ट है, मार्था कूम बनी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। मार्था करम्बू कूम, पूरा नाम था इनका मार्था करम्बू कूम, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।
वह सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। 61 वर्षीय कूम एक शांत लेकिन कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता अगले साल के आम चुनावों से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी और संभावित रूप से किसी भी चुनावी विवाद को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इसमें से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग, केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड पहले स्थान पर। जो स्मार्ट सिटी का मिशन आया था उसमें झारखंड पहले स्थान पर है। झारखंड के स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा जारी की गई है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची 100 शहरों में चल रही मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली 11वें स्थान पर और शहरों की सूची में बिहार 27वें तथा नई दिल्ली नगर निगम 41वें और बिहार की राजधानी पटना 68वें स्थान पर है। पहले स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा एक माह पखवाड़े सप्ताह में रैंकिंग जारी करने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इन रैंकिंग्स को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बार बार अपडेट किया जाता है। इस रैंकिंग में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रगति आधार है और विभिन्न कार्यों के लिए अंक निर्धारित किए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टेक अवे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल झारखंड की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके बाद है आयुष्मान क्रियान्वयन में कर्नाटक पहले स्थान पर। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला। कर्नाटक 2020-21 के लिए परियोजना को लागू करने में अग्रणी है। केंद्र ने जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की बात करें तो राज्य 95 में से 90 के स्कोर के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। राज्य ने 11,595 केंद्रों को HWC के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। वयस्कों के लिए परामर्श सत्र, सार्वजनिक योग शिविर, ENT देखभाल, आपातकाल स्थिति के दौरान प्राथमिक चिकित्सा और तृतीयक अस्पतालों के लिए रेफरल इन केंद्रों में दी जाने वाली कुछ सेवाएं भी हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण टेक अवे क्वेश्चंस आते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट न्यूज़ है, झारखंड के अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए लॉन्च किया अमृत वाहिनी ऐप। जो अस्पताल की बेड है उसकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है झारखंड में, अमृत वाहिनी। झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। झारखंड में कोरोना के मरीज CM हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए अस्पताल के बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अमृत वाहिनी ऐप के बारे में, अमृत वाहिनी ऐप से राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। हालांकि अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है और यहाँ तक कि अपने लिए
या किसी और के लिए ऑनलाइन बुक कर सकता है। व्यक्ति द्वारा बुक किया गया बेड अगले 2 घंटे के लिए उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है 21 मई को सेवा मुक्त किया जाएगा आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा 21 मई को रिटायर। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त हो जाएगा। इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। आईएनएस राजपूत को रूस ने 61 कम्युनाट्स शिपयार्ड में बनाया गया था। इसका मूल रूसी नाम नादेज़्नी था। आईएनएस राजपूत ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े के लिए सेवा की और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी थे। यह एक भारतीय सेना रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा पहला भारतीय नौसेना जहाज है। इसने ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस आदि सहित कई ऑपरेशनों में भाग लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है पिनाराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य में कोविड-19 संकट के चलते पिनाराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 76 वर्षीय विजयन को पद की शपथ दिलाई। यह शीर्ष पद पर मार्क्सवादी दिग्गज का दूसरा कार्यकाल है। जैसा कि केरल आमतौर पर वाम और कांग्रेस सरकार के बीच वैकल्पिक होता है, नई वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ सरकार ने 6 अप्रैल के विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख जीत दर्ज करके रुझानों को पीछे छोड़ दिया। एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो है केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 6 विरासत स्थल शामिल किए गए। यूनेस्को के 6 विरासत स्थल शामिल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की है कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। निम्नलिखित 6 स्थानों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। 6 स्थान कौन से हैं? वाराणसी के गंगा घाट ने, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर ने, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला ने, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट ने और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लमेता घाट ने क्या किया है? विश्व धरोहर स्थल में इसने सूची बनाई है। यूनेस्को की एक विश्व धरोहर सूची है इसमें कुछ जगहों को विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने का लिए उस पर लिस्ट बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई से। आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक 3 अन्य ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाया। तो आरबीआई ने सेंट्रल बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक और 2 अन्य उधारदाताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर आरबीआई एमएसएमई क्षेत्र को ऋण निर्देश 2017 और शैक्षिक ऋण योजना और कृषि के लिए ऋण प्रवाह, कृषि ऋण मार्जिन सुरक्षा आवश्यकताओं की छूट पर परिपत्रों में निहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन या अनुपालन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा उसने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर उसके द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अन्य बैंक क्या हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक अहमदाबाद पर जमा राशियों पर ब्याज दर, नो योर कस्टमर KYC, नो योर कस्टमर और धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र पर परिपत्र के निर्देशों का पालन न करने पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीड्स बैंक ने रिजर्व बैंक वाणिज्यिक पत्र निर्देश 2017 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी रिजर्व बैंक निर्देश 2016 में निहित RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे पर 10 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टेक अवे हैं वो है RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। मुख्यालय RBI का मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल एजुकेटेड पुर के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।